हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीडीपी का सेट नंबर 10 है, जिसमें मैं आपको आपके सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करवा रहा हूँ। आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, जो आपको प्रैक्टिस सेट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको 100% करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आप देखिए मैंने दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन को लिखा है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान लगाने से, स्मृति से यानी कि मेमोरी से, समस्या समाधान से, आपकी कल्पना से यानी कि इमेजिनेशन, या फिर आपकी सृजनात्मकता से है यानी कि क्रिएटिविटी से है। तो देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। इमोशनल डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन और फिजिकल डोमेन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये सारी की सारी चीज़ें, आपकी अटेंशन हो गई, मेमोरी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, इसमें किसका यूज़ होता है? आपके ब्रेन का। ठीक है, और जो चीज़ ब्रेन से रिलेटेड हो वो किस में आएगी? आपके कोग्निटिव डोमेन के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। तो चलिए आगे चलते हैं। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो देखिए, यानी कि आपको मैंने थ्योरी के अंदर बताया था किसके बारे में? डेवलपमेंट ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टल यानी कि हदोगामी सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको बताया था अब जो बच्चे के अंदर के जो पार्ट होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं, फिर हम कहाँ जाते हैं? बाहर की तरफ जाते हैं, यानी पास से दूर की तरफ। मैंने बताया था पहले आपका हार्ट है वो डेवलप होगा, आपकी बोन मेरो है वो डेवलप होगी, तो पहले अंदर की चीज़ें डेवलप होंगी, उसके बाद आपकी बाजू, बाजू के बाद आपकी कलाई और फिर आपकी फिंगर्स। ठीक है, तो यानी कि किससे रिलेटेड हो गया? आपके प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है उससे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल। आगे चलते हैं। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? एकदम इजी क्वेश्चन है, हम काफी बार कर चुके हैं। मैंने बताया है आपको जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर किसका रोल होता है? आपकी हेरिडिटी का भी और आपके एनवायरमेंट का भी, और दोनों का क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, यानी कि अंतःक्रिया। तो देखिए आप, ओनली हेरिडिटी गलत है आपका, ओनली एनवायरमेंट ये भी गलत है, स्कूलिंग एंड एजुकेशन ये भी आपका गलत है। राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, यानी कि इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का कारक नहीं है, यानी कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी के बारे में। तो आपकी जो फैमिली है वो आपकी प्राइमरी एजेंसी है, अड़ोस पड़ोस आ गया यानी कि आपके नेबरहुड हो गया, ये आपकी सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आता है, और आपके पीयर्स हो गए यानी कि आपके फ्रेंड्स हो गए, पीयर्स हो गए, ये किस में आते हैं? आपकी सेकेंडरी एजेंसी में। लेकिन जो गवर्नमेंट है ये आपके सोशलाइजेशन का एक एजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। हेंज की द्विधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? देखिए, जो लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने हिंज के बारे में बात की थी, हिंज की द्विधा के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया? आपके मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड, यही इन्होंने यहां पर पूछा था। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने 3 लेवल दिए थे, और 3 लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस दी थी, यानी कि 3 लेवल थे आपके टोटल, और 6 स्टेजेस थी। हर लेवल के अंदर 2 स्टेज थे। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें छिद्रों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास की किस अवस्था में है? देखिए, हमने बात की थी जो जीन पियाजे है ना, इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी? आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और जिसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूट वाला जो आपका सिस्टम था वो किसके अंदर था? आपके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। यानी कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा होगा वो ये सब चीजें कर पाएगा, चीजों को बांट पाएगा। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी देखकर। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी,
ये सब चीज़ें हमने थ्योरी में बहुत ही अच्छे से डिस्कस की हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बता पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थ्योरी क्लासेस को आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित कर लेते हैं तो यह क्या कहलाता है। देखिए, हमने इसके बारे में भी बात की थी। अब जब भी आपका कोई स्कीमा है ना, उसमें जब आप नई इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं तो वो आपका कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। हमने एकोमोडेशन के बारे में भी बात की थी, तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को खालिस्तान कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का जो अधिगम है ना, एक संदर्भ में होता है। तो देखिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, जब भी वे लेव वाइगोत्स्की के बारे में बात आ जाएगी ना, वो चीज़ आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होगी, वो आपके कल्चर से रिलेटेड होगी, वो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड होगी, क्योंकि इन्होंने इन तीनों चीज़ों के बारे में ही बात की है। किस किस के बारे में? आपकी सोसाइटी के बारे में, आपके कल्चर के बारे में और आपकी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, क्योंकि इसी में इन्होंने सोशियो कल्चरल के बारे में बात की है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप डालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है, जो एक टीचर है ना, वो बच्चे को क्या दे रही है? सहायता दे रही है, हेल्प दे रही है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी? जो आपके लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, उसमें हमने बात की थी स्कैफोल्डिंग के बारे में, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पाड़ और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है हम बता चुके हैं, आप थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं। अब जब बच्चा है, कुछ काम तो क्या करता है? अपने आप कर लेता है, और कुछ काम को करने के लिए उसे दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो जो हेल्प दी जाती है वो हेल्प टेम्परेरी होती है और उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षा एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। तो देखिए, शिक्षण है वो पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है। गलत है भाई, नॉर्मल सी बात है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होता है। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, यानी कि समेटिव असेसमेंट। मैंने आपको बताया है समेटिव असेसमेंट हमारा अच्छा नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, यानी कि जो छात्र होते हैं ना, उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका होती है, वो एक्टिव होते हैं, वो खुद उसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आगे देखते हैं। खालिस्तान बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशा, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया भी देता है। देखिए, मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल के बारे में और इंट्रापर्सनल के बारे में। इंटरपर्सनल वो होता है जब इंसान दूसरों को समझ पाता है, ठीक है, दूसरे लोगों की भावनाओं को समझ पाएगा, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएगा, उनके काम करने के तरीकों को समझ पाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरपर्सनल। और जब इंसान खुद को समझ पाता है वो कहलाता है आपका इंट्रापर्सनल। तो देखिए, यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है? दूसरों के बारे में। आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, तो दूसरों को समझना क्या कहलाता है? आपका इंटरपर्सनल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है कि देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, इसके बारे में बात की गई है, फिर भी हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। हम आगे ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की ही भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, ये चीज़ आपकी गलत है। हमें बताया गया है हर बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो हम अलग अलग जो भाषाएं होती है ना, जो बहुभाषिकता होती है, जो डाइवर्सिटी होती है, उसको बढ़ाना है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए अतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, अतोत्साहित की वजह से ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर क्या आना था? आपका प्रोत्साहित आना था, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। तो ये भी गलत है। बहुभाषावाद बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी आपका गलत है। इसको हमें बढ़ावा देना है, ये हमारे लिए एक चुनौती है, और चुनौती के ज्यादा ये हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है। इस चीज को आप याद रखना। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या इंगित करता है? देखिए, हमने बात करी थी जेंडर टॉपिक के बारे में,
वहाँ पर मैंने आपको जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जितने भी जेंडर से रिलेटेड टॉपिक हैं, हमने हर टॉपिक के बारे में बात की थी। तो देखिए, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि उनके माइंड में पहले से सेट है अब ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां अच्छी कर सकती हैं या इस काम को सिर्फ और सिर्फ लड़के अच्छे कर सकते हैं। तो इस वजह से वो अपने माइंड में क्या बनाते हैं, सोच बना लेते हैं, उसी तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो ये कहलाता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो देखिए आप, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, हाँ ये बात आपकी सही है, ये चीज हम करते हैं। आगे देखिए, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड या अभिलेख को तैयार करना, ये चीज भी हम करते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, ये नहीं हो सकता भाई। परीक्षण करना तो ठीक है समय समय पर, लेकिन आप उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे, आप उनको बांटेंगे नहीं, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे देखिए, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी आपका क्या सही है, क्योंकि हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मेथड्स के बारे में। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4। तो देखिए कहां पर है आपका 1, 2 एंड 4, यानी कि राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये चीजें मैंने थ्योरी में बहुत ही अच्छे से आपको बताई है, तो आप जाकर थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं। मैंने टू द पॉइंट बात की है, ज्यादा लंबी क्लासेस भी नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सीडीपी थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात आती है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, ये आपका गलत है, यानी कि आप रोट मेमोराइजेशन को तो हम क्या करते हैं, हमेशा मना करते हैं, तो ये आपका नहीं हो सकता। आगे देखिए, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, यानी फोकस ऑन कंटेंट ओनली। मैंने हमेशा बताया है जब भी आपके पास ओनली आ जाए या केवल आ जाए, वो आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। आगे देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना, हाँ ये आपका सही है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, यानी कि एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये आ जाता है आपका समेटिव असेसमेंट में, और मैंने आपको बताया है जो समेटिव असेसमेंट में है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। भारतीय संसद ने हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। तो देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी आपका गलत है। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर सी, क्योंकि दिव्यांगों के बारे में बात हो रही है, तो दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। इसको क्या बोलते हैं ये भी आप याद रखना, RPWD। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। समावेश का यानी मतलब क्या है, यानी कि आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको एक साथ लेकर चलना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। शिक्षक केवल मानक और एक ही तरह की भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देता है, गलत है ये। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। देखिए, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है, ये आपका करेक्ट होगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलना है, हर किसी की संस्कृति को वैल्यू देनी है, हर किसी की संस्कृति का सम्मान करना है, सबको वैल्यू देनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है, यानी कि जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट है ना, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो देखिए, वे शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। वे सतर्क रहते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं और बारीकी से क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, चीजों को समझते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, वे त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन के साथ, स्पीड के साथ चीजों को सीखते हैं, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। देखिए, दृष्टिबाधित है बच्चा,
तो इसके बारे में पूछा है, अगर बच्चा दृष्टिबाधित है, अच्छे से देख नहीं जा पाता है, विजुअल इंपेयरमेंट है, तो कौन सी चीज उसके लिए प्रभावशाली नहीं होगी, यानी कि काम नहीं आएगी। तो देखिए आप, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, ये तो काम आएगी, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता तो वो आवाज सुनकर ही तो पढ़ेगा ना, ठीक है, आवाज सुनकर ही सीखेगा वो, तो ये तो सही है। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, ये भी आपका सही है। आगे देखिए, ऐसी किताबों और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, ये भी आपका सही है, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता है। आगे देखते हैं, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू गिव विजुअल प्रेजेंटेशन, ये आपका गलत है, क्योंकि बच्चा देख तो सकता ही नहीं है ना। तो कंप्यूटर का यूज करके अगर आप उसको दृश्य दिखा रहे हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तो बच्चा देख थोड़ी ना पाएगा। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, यानी कि ये शामिल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए अभी कथन दे रखे हैं और कारण दे रखे हैं। तो मैंने बताया है जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें दोनों स्टेटमेंट को चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो देखिए आप, शिक्षकों को सभी बच्चों के लिए अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए विविध अधिगम अवसर प्रदान करने चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी बात सही है। आप सेकंड देखते हैं, इसमें कारण क्या दिया है? ऑल चिल्ड्रंस हैव द पोटेंशियल टू लर्न, सभी बच्चों में सीखने की क्या होती है? क्षमता होती है। ये भी आपका सही है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हर बच्चा सीख सकता है, ये चीज हमें मानकर चलनी होगी। और ये बच्चा कब सीख पाएगा? जब हम उसको क्या देंगे? अवसर देंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई भी कर रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? देखिए, बाह्य आधिकारिकता का मतलब क्या है? यानी कि जो वो क्या है ना, एक्सटर्नल जो फोर्स होते हैं ना, उनसे वो सीखती है, उसका ध्यान बाहरी चीजों पर ज्यादा है, वो अंदर से खुद मोटिवेट नहीं है। तो वो क्या करेगी? तो देखिए, योग्यता में कमी का बहाना बनाएगी, या फिर तैयारी की कमी का बहाना बनाएगी, या त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण कहेगी, यानी कि फॉल्टी है, एटीट्यूड है, या फिर वो बुरी किस्मत कहेगी। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, यानी कि हम कहेंगे कि बैड लक है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए आप, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, करेक्ट आंसर है भाई। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी आपका सही है। एक देखिए आगे, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये आपका गलत है। मैंने आपको बताया ना, कभी भी बच्चों को बांटना नहीं है, उन्हें डिवाइड नहीं करना है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, आगे देखिए, आकलन की भिन्न भिन्न विधियां, ये भी आपका सही है, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो अलग अलग तरह की विधियों से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। तो देखिए 1, 2 एंड 4, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहकारी अधिगम रणनीति है, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है? तो देखिए, शेपिंग करना है, या फिर सेरिएशन है, या फिर सोशियो आइसोलेशन है, यानी कि अलगाव, ये भी आपका नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ना ही आपका शेपिंग है, ना ही आपका सेरिएशन है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? भाई नॉर्मल सी बात है, दोनों चीजों को कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं बच्चों को। भाई भिन्न भिन्न बर्तनों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यांत्रिक कार्य करवा कर देख रहे हैं बच्चों से, जैसे कूड़े से रिलेटेड कार्य हो गया। तो ये सब चीजें किस में आती है? आप चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप चीजों को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, यानी कि आप चीजों को कंस्ट्रक्ट करके सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कथन देखिए, फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है। शैक्षणिक अधिगम के अलावा एक शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। ये बात आपकी सही है भाई, शैक्षणिक अधिगम के साथ साथ हमें बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक जो आवश्यकता है ना, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि जो आपके इमोशंस होते हैं ना, वो आपके सीखने में क्या होता है? उनका रोल होता है। तो यहां पर क्या हो गया? आंसर नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही भी है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं।
शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? तो देखिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन एकेडमिक वर्क, यानी कि जो एरर्स करते हैं ना बच्चे सीखते समय, उनका उनके एकेडमिक वर्क में क्या रोल है? तो देखिए, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, यानी कि रिलेवेंट है। गलत है भाई, सिर्फ और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को थोड़ी ना देखते हैं जो एरर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए, ये भी गलत है क्योंकि केवल आ गया। मैंने बोला ना, जब भी केवल आ जाए ना तो आंसर आपका गलत ही होगा। आगे देखिए, शिक्षण के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए भी प्रासंगिक है, ये आपका करेक्ट होगा। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, ये भी आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल होता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग में। मैंने आपको बताया था क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग उसको बोलते हैं जब आप किसी चीज के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सोच पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आप सबसे पहले है आपका मेटाकॉग्निशन, ये आपका राइट है। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है पहले आपने कोई चीज सोची और सोचने के बाद जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, उसको लागू कर रहे हैं ना, उससे पहले आप फिर से सोच रहे हैं, अपनी सोच के बारे में ही सोच रहे हैं कि भाई मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, यानी कि अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो ये तो क्रिटिकल थिंकिंग में होता है, हम अच्छे से सोचते हैं, विचार करते हैं। आपका एनालिसिस है, ये भी होता है, और आपका मनन यानी कि रिफ्लेक्शन, ये भी आपका होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, यानी कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिता, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? यानी कि उकताहट का मतलब होता है बोर्डम, यानी कि बच्चे बोर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। गलत है भाई, बच्चे तो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं, उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बच्चे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना पेडागोजी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिता को दे, ये भी आपका गलत है। मैंने बोला ना, बच्चों को कभी भी पनिश नहीं करना है, ये चीज आप याद रखना, ये चीज गलत होती है। ठीक है, आगे देखिए, पाठ की विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, ये एकदम सही है, क्योंकि टीचर को खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब भाई मैं ऐसे किस तरीके से पढ़ाऊं ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें? भाई बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तभी तो बोर होंगे ना, तो आपको बोर नहीं होना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? अलग अलग मेथड्स का यूज करोगे, अलग अलग तरीकों से पढ़ाओगे, कुछ मनोरंजन वाले तरीकों से पढ़ाओगे। ठीक है, खेल खेल में सिखाओगे आप बच्चों को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। फिर भी आप लास्ट ऑप्शन को देखिए, मान लें ये कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि विद्यार्थी सीख सकते हैं, हम इस चीज को पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? यानी कि जो आपका टीचर है ना, वो क्या कर रहा है? किसी बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन दे रहा है। तो किस तरीके से देगा? देखिए, आप जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म करे उसे 5 सितारे मिलेंगे। गलत है भाई, क्योंकि इस तरीके से वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, वो तो भारी हो गया। बच्चे किस लिए करेंगे? 5 सितारे पाने के लिए पढ़ेंगे, तो गलत हो गया ना। मैं देखता हूं कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, ये भी आपका गलत है। बच्चों में कंपटीशन हो जाएगा और हमें बच्चों में कंपटीशन करवाना नहीं है। और ये भी क्या है? आपका भारी है ना, बच्चा फर्स्ट आने के लिए पढ़ेगा, तो ये तो भारी मोटिवेशन है, आंतरिक थोड़ी ना है। देखिए, इस काम पर कितना मजेदार है, यानी कि यह काम कितना मजेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। फिर भी आगे देखिए, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगा, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। इस तरह से जो बच्चे हैं वो अंदर से मोटिवेट होंगे। अब इस पर काम करना क्या है? मजेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीखने की जो गति है, यानी कि पेस ऑफ लर्निंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, ये भी आपका गलत है। मैंने बोला ना, जब भी केवल आ जाए या कंप्लीटली एक ही फैक्टर की बात हो तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। आगे देखिए, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, ये भी आपका गलत है। आगे देखिए, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, ये आपका 100% करेक्ट है। क्योंकि मैंने बोला ना, किस किस का? आपकी हेरिडिटी का और आपके एनवायरमेंट का।
हमेशा दोनों का रोल होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कारक भी होते हैं और आपके जो सामाजिक कारक है ना वो भी होते हैं, आपके सीखने के अंदर रोल निभाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों को दोनों से स्वतंत्र, ये भी आपका गलत है, स्वतंत्र नहीं होते भाई, इनका तो रोल होता ही होता है, इनसे मुक्त तो हो ही नहीं सकती कोई चीज। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। तो देखिए ये आपके 30 क्वेश्चंस थे, सीडीपी का सेट नंबर 10 था, ये 9 सेट हम करवा चुके हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन आपको 100% घुमा फिरा कर मिलेंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।